हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। ये हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन ऑफ कंपनीज। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। हमने देखा था जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस कंबाइन होते हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमने देखा था तीन फॉर्म्स हो सकते हैं, एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और फिर रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो भी देखा था। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। और एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हम ये तीन टॉपिक साथ में पढ़ रहे हैं। तो वो भी मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज सिमिलर। एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर होता है, इसीलिए इस टॉपिक को हम साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक। एंड आज के लेक्चर में अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एमलमेशन ऑफ कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आगे चल के यूज होंगे वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफरर कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एमलमेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। और फिर इनके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एमलमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज परचेज कंसीडरेशन। इसमें बहुत क्वेश्चन आता है कि परचेज कंसीडरेशन क्या होता है और आपको कैलकुलेट करना है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और इसको कैलकुलेट करने के चार मेथड्स हैं। पहला है लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा है नेट एसेट मेथड, अगला है शेयर एक्सचेंज मेथड। तो ये चार मेथड्स हैं परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारा कंटेंट है जो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर के बाद लगे कि आपने आज के इस लेक्चर में कुछ नया सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ नॉलेज गेन की है, तो इस लेक्चर वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एकदम मत भूलिएगा। आपके एक एक कमेंट का, एक एक लाइक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। So keep commenting and keep sharing our videos with your friends. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात और कि अगर आपको मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं आज की तारीख तक, यानी नवंबर 2021 तक, अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे। तो अगर आपको उन सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं, जो पीपीटीज मैंने अपलोड की है, वो अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, देन यू कैन पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैंने बताया था ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है? ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है विच इज एमलमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी है जो एमलमेट होती है दूसरी कंपनी में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल मैंने बताया था एमलमेशन का, ए लिमिटेड कंपनी एंड बी लिमिटेड कंपनी ये कंबाइन हो रही हैं और कोई सी लिमिटेड या ए बी लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी है विच इज एमलमेटेड, जो एमलमेट हो रही है, कंबाइन हो रही है, ठीक है, और दूसरी कंपनी फॉर्म कर रही है, तो ये दोनों कंपनी क्या है? ट्रांसफरर कंपनी। ये ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड क्या है? ट्रांसफरर कंपनी। ठीक, और ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है? ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें ट्रांसफरर कंपनी एमलमेट होती है। यानी जो नई फॉर्म हुई कंपनी क्या होती है? ट्रांसफरी कंपनी, जिसके अंदर न्यू ट्रांसफरर कंपनी एमलमेट होती है। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी
ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी ये होती है, एंड ए एंड बी इज ट्रांसफरर कंपनी। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि विच वन इज ट्रांसफरर कंपनी, विच वन इज ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि जब इसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में करेंगे, तो जब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रांसफरर कंपनी का अलग होता है, ट्रांसफरी कंपनी का अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रांसफरर कंपनी तो लिक्विडेट हो रही है ना, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ट्रांसफरर कंपनी है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग करेंगे, ट्रांसफरी का अलग करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांसफरर है, कौन सी ट्रांसफरी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एमेलमेशन दो टाइप के होते हैं। अभी मैंने बताया था ना, एमेलमेशन इज ऑफ टू टाइप। पहला क्या है? एमेलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। दूसरा क्या है? एमेलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो एमेलमेशन ये दो टाइप के होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर एमेलमेशन नेचर ऑफ मर्जर है या एमेलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से टाइप का एमेलमेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वेरिएशन होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो एमेलमेशन है, ये नेचर ऑफ मर्जर है कि नेचर ऑफ परचेज है। ठीक, तो इसके लिए 5 कंडीशन बताई गई है, 5 कंडीशन है। अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर कोई कंपनी एमलमेट कर रही है और ये 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो क्या है? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। और अगर इन पांचों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो क्या है? एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है। ये बात समझ में आई? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कब होगी? जब ये 5 कंडीशन जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होती है, तो एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक, चलिए पहली कंडीशन क्या है? अब मैं एक एक करके कंडीशन बताऊंगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जो भी जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं ट्रांसफरर कंपनी के, एमलमेशन के बाद अगर वो बन जाएं एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, तो वैसा एमलमेशन किस टाइप का होता है? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी आफ्टर एमलमेशन बिकम एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो वो क्या होगा? एमलमेशन नेचर ऑफ मर्जर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर जिनकी 90% जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड करने वाले जो शेयर होल्डर हैं, एमलमेशन के बाद अगर वो शेयर होल्डर दे बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, अगर एमलमेशन के बाद वो बन जाए ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, तब ऐसे एमलमेशन को क्या कहते हैं? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ये बात समझ में आई? मतलब वो शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हो नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, वो शेयर होल्डर जिनके पास 90% से कम नहीं, 90% से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर, तो वैसे शेयर होल्डर अगर एमलमेशन के बाद, ठीक है, ऐसे शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है, ऐसे शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के अगर एमलमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए, ठीक है, ट्रांसफरर ट्रांसफरी समझ रहे हैं ना, ये दोनों क्या है? ट्रांसफरर कंपनी कंबाइन होके बन गई ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो इसके जो शेयर होल्डर है अगर एमलमेशन के बाद दे बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, तो ये क्या होगा? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, राइट? तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है? कि जो भी कंसीडरेशन, ठीक है, फॉर द एमलमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी है, यानी ये जो कंपनी है ए और बी जो ट्रांसफर कंपनी है, इसके जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनको एमलमेशन के बदले में जो भी कंसीडरेशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दे अग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ये जो ट्रांसफरर कंपनी यानी ए और बी के जो इक्विटी शेयर होल्डर थे, ये अग्री हो गए कि दे विल बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो जो भी इनको कंसीडरेशन मिल रहा है, ठीक है, जो भी इनको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वो ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो इनको जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिलेगा? बाय बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी। अब उन्हें ट्रांसफरी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर जो अग्री हो गए कि एमलमेशन के बाद वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो उनको अब क्या मिलेगा? क्या कंसीडरेशन मिलेगा? मतलब क्या चीजें मिलेंगी उनको? उनको अब इशू किया जाएगा इक्विटी शेयर ऑफ इन द ट्रांसफरी कंपनी।
ठीक है, दिस इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है कि जो भी बिजनेस था ट्रांसफरर कंपनी का, इट इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर द एमलमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी। यानी ट्रांसफरर कंपनी यानी ए और बी जो भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे, अब एमलमेशन के बाद जो नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है वो भी यही बिजनेस कैरी ऑन करेगी। तो अगर ये है तो यानी एमलमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक। एंड लास्ट कंडीशन, आखिरी कंडीशन क्या है कि नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके जो भी एसेट्स एंड जो भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, उनके अगर बुक वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है और उनको एज इट इज इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, तो एमलमेशन क्या होता है? नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ये जो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी है, इनके एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, इनको एज इट इज इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगर किया जा रहा है देन इट इज द एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, राइट। तो ये 5 कंडीशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफी बार थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी एग्जाम में मतलब ये पूछा जाता है कि 5 कंडीशंस कौन सी हैं एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर की, और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, देखिए लिखा है एमलमेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द 5 कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी एक या 2 या 5 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो एमलमेशन किस टाइप का होगा? एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ परचेज कंसीडरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन होता क्या है? परचेज कंसीडरेशन वो प्राइस है जो पे करता है कौन? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ए और बी लिमिटेड कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, ये कंबाइन करके, ठीक है, ये कंबाइन हुए और एक नई कंपनी, मेरी पेन नहीं चल रही है, हाँ, ये एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड फॉर्म हुई। ठीक है, ए और बी कंपनी कंबाइन हुए और नई कंपनी ए बी लिमिटेड फॉर्म हुई। इसमें ए और बी क्या है? ट्रांसफरर कंपनी, ए बी क्या है? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक, तो परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन वो प्राइस है जो पे करता है कौन? ट्रांसफरी कंपनी यानी ए बी लिमिटेड कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो भी प्राइस पे करता है टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर एमलमेशन ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस जो एमलमेट हो रहा है, बिजनेस जो कंबाइन हो रहा है, उसके बदले में जो ट्रांसफरी कंपनी जो भी प्राइस पे करता है ट्रांसफरर कंपनी को, ठीक है, तो उसको कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। ठीक, अब इसके आगे एज पर, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, एज डिलीट हो गया है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज ऑल अबाउट एमलमेशन ऑफ कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप जानते होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14 है उसमें पूरा बताया गया है कि एमलमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, ट्रांसफर कंपनी क्या है, अगर एमलमेशन होता है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने हैं, कौन से मेथड यूज करने, तो पूरी डिटेल इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताई गई है। तो वही है यहाँ पे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया है कि जो कंसीडरेशन है फॉर एमलमेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्रीगेट द शेयर एंड अदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया है कि जो एमलमेशन है उसके बदले में जो कंसीडरेशन पे किया जाता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में पे किया जाता है? वो शेयर्स के फॉर्म में या किसी दूसरी सिक्योरिटी के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में पे किया जाता है। और ये कौन पे करता है? ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रांसफरी कंपनी जो नई कंपनी फॉर्म हुई है वो किसको पे करेगी? टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी कंबाइन हुई है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर को पे करेगी। अब इसमें एक खास बात है जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि परचेज कंसीडरेशन जब कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आगे कैलकुलेट करना बताऊंगी, तो परचेज कंसीडरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक चीज है जिसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, वो क्या है? तो वो वो ये है
कि परचेज कंसीडरेशन वुड नेवर इंक्लूड द पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी फॉर द पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। जो भी डिवेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट हो रहा है, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज के लिए जो पेमेंट हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफरी कंपनी, ये जो एबी लिमिटेड है, ट्रांसफरी कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट कर रही है या आउटसाइड लाइबिलिटीज के लिए जो पेमेंट कर रही है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये एक खास बात है जिसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के। तो 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा है नेट एसेट मेथड, चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड या शेयर एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो ये 4 मेथड हैं परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन में पहले इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको पहले से परचेज कंसीडरेशन दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होगा परचेज कंसीडरेशन और उसके बाद जर्नल एंट्री करनी होगी। तो फिर वहां पे आपको इनमें से मेथड यूज करने होंगे। तो अब मैं एक बात और बता देती हूँ, इनमें सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते हैं ना, वो होता है नेट पेमेंट मेथड। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहा गया है कि हम जो मेथड यूज करेंगे ना, सबसे पहले वो नेट पेमेंट मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यही मेथड यूज होना है। लेकिन अगर सपोज करिए नेट पेमेंट मेथड के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा रिक्वायर्ड है, वो अगर डेटा मिसिंग है, तो उस केस में तो ये मेथड नहीं यूज कर पाएंगे ना। तो उस केस में जो दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हैं वो है नेट एसेट मेथड। ठीक, बट पहले हमें प्रायोरिटी पे हमेशा ये मेथड यूज करना है, नेट पेमेंट मेथड। ये मेथड नहीं चल पाएगा, डेटा मिसिंग है, तो उस केस में हम ये दूसरा मेथड नेट एसेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो बाकी 2 मेथड है इनके बारे में मैं अभी बताती हूँ कि ये क्या है। तो चलिए एक एक करके मैं ये चारों ही मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है लमसम पेमेंट मेथड। तो लमसम पेमेंट मेथड क्या कहता है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, इस मेथड में जो ट्रांसफरी कंपनी है, वो ट्रांसफरर कंपनी जो भी बिजनेस परचेज कर रही है, एमलमेट कर रही है, उसके लिए वो एक लमसम पेमेंट कर देती है ट्रांसफरर कंपनी को फॉर एमलमेटिंग इट्स बिजनेस। इसके बिजनेस को एमलमेट करने के बदले में उनको एक लमसम पेमेंट कर देती है। यहाँ पे कोई परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन नहीं होता है। जो लमसम पेमेंट मेथड है, यहाँ पे कोई अलग से परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो ट्रांसफरी कंपनी है, मैं होल्डिंग कंपनी बोल रही हूँ, इससे पहले एक्चुअली लेक्चर मेरा होल्डिंग कंपनी में था इसलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो एक लमसम अमाउंट डिसाइड करती है कि हम 30 लाख या 40 लाख या जो भी एक लमसम अमाउंट डिसाइड करती है, और वो पे करती है टू द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कोई परचेज कंसीडरेशन अलग से कैलकुलेट नहीं होता है। तो दिस इज लमसम पेमेंट मेथड। देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कि ए लिमिटेड कंपनी ने परचेज किया है बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड कंपनी, और फिर जो बी लिमिटेड कंपनी है वो अग्री हुई है कि वो पे करेगी 30 लाख, 30 लाख इन ऑल वो पे करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, लमसम पेमेंट मेथड। यहाँ पे कोई अलग से परचेज कंसीडरेशन नहीं कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे लमसम 30 लाख रुपए पे कर दिए जाएंगे। किसको, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेजेस ना, तो किसको पे किया जाएगा, बी लिमिटेड कंपनी को। अच्छा इसमें बताइए ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है और ट्रांसफरर कौन सी है। ए लिमिटेड कंपनी परचेज कर रहा है ना, तो यहाँ पे दिस इज ट्रांसफरी। ये जो ए लिमिटेड कंपनी है दिस इज ट्रांसफरी कंपनी एंड बी लिमिटेड इज ट्रांसफरर कंपनी। तो बी लिमिटेड को पेमेंट होगा। ठीक, चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, मैंने बताया था ना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरली सबसे पहला मेथड जो हम यूज करते हैं ना, दैट इज नेट पेमेंट मेथड। यही मेथड हमेशा यूज किया जाता है। लेकिन इन केस अगर डेटा कम है, जो इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए वो अगर कम है, देन वी विल स्विच टू अदर मेथड, वरना सबसे पहले यही मेथड यूज होगा। ठीक है, तो नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पेमेंट, ऑल पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो भी पेमेंट की जा रही है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, ठीक है, उसे इंक्लूड किया जाता है परचेज कंसीडरेशन में। ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, चाहे शेयर्स के फॉर्म में चाहे कैश के फॉर्म में जो भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, वो इस पेमेंट में, इस परचेज कंसीडरेशन में इंक्लूड किया जाता है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है,
ये तो बात हो गई किसे इंक्लूड किया जाता है। दूसरा पॉइंट अब मैं बताने जा रही हूँ किसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो परचेज कंसीडरेशन में जो भी पेमेंट किया जा रहा है डिबेंचर होल्डर्स को, या जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको जो भी पेमेंट किया जा रहा है, उसे नहीं इंक्लूड करेंगे, उसे इग्नोर किया जाता है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने में। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये तीसरा पॉइंट एक और है, बहुत ध्यान में रखने की बात है कि अगर ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट करती है फॉर द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है, जो वाइंड अप हो रही है, तो उसमें कुछ खर्चा आएगा। तो अगर ट्रांसफरी कंपनी ने उसका पेमेंट किया है तो उस पेमेंट को भी नहीं इंक्लूड किया जाता है परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं जिसे ध्यान में रखना है। किसको इंक्लूड कर रहा है? जो भी पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे शेयर के फॉर्म में, उसे इंक्लूड करेंगे। और क्या नहीं इंक्लूड करेंगे? डिबेंचर होल्डर या आउटसाइड लायबिलिटी को जो पेमेंट कर रहे हैं उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। और अगर कुछ कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप लगा है तो उसे भी नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए ए लिमिटेड कंपनी है, वो अग्री हुई है कि वो टेक ओवर करेगी बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और बी लिमिटेड कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर है 30,000 के, डिबेंचर्स हैं 1 लाख के, इक्विटी शेयर है 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है हर इक्विटी शेयर की। और ए जो है वो अग्री हुआ है टू टेक ओवर द क्रेडिटर्स। ए अग्री हुआ है कि वो क्रेडिटर को टेक ओवर करेगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेगा एट 5% प्रीमियम, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कितना खर्चा हो रहा है? 1,000 हो रहा है। ठीक है, एंड ये पेमेंट कर रहा है 7 रुपए पर इक्विटी शेयर इन कैश, एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर ₹5 इन ए लिमिटेड कंपनी फॉर ₹8 एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जो ए लिमिटेड कंपनी है वो क्रेडिटर को टेक ओवर कर रहा है, डिबेंचर का रिडम्पशन करेगा 5% प्रीमियम पे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000 का पे करेगा। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है ट्रांसफरर कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी यानी बी लिमिटेड कंपनी, बी लिमिटेड कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनको क्या करेगा? पेमेंट करेगा कैश में, कैश में पेमेंट करेगा। किस रेट से? 7 रुपए पर इक्विटी शेयर के रेट से पेमेंट करेगा। एक ये है। दूसरा क्या है कि जो बी लिमिटेड कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनको शेयर देगा, इशू करेगा इक्विटी शेयर। किस रेट से? 8 रुपए, मार्केट प्राइस 8 रुपए के रेट से इनको इक्विटी शेयर देगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो अभी मैंने बताया था डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट होगा वो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट होगा वो नहीं इंक्लूड करेंगे, लिक्विडेशन के जो एक्सपेंस है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या इंक्लूड करेंगे? पेमेंट टू शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है चाहे कैश के फॉर्म में चाहे शेयर के फॉर्म में, ठीक है, वो इंक्लूड करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि पेमेंट टू शेयर होल्डर कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट हो रहा है? 7 रुपए, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, ₹5 पर इक्विटी शेयर इन कैश, यानी 20,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, कितने शेयर हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है 20,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कितने हैं? 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई करिए 1,40,000। और क्या पेमेंट हो रहा है शेयर होल्डर्स को? इनको शेयर दिए जा रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी यानी ए लिमिटेड कंपनी के शेयर दिए जा रहे हैं। किस रेट से? 8 रुपए के रेट से, यानी 20,000 शेयर है, 8 रुपए के रेट से दिया जा रहा है। मल्टीप्लाई करिए, आ गया 1,60,000। यानी नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करिए, यू विल गेट द परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन कितना आया? 3 लाख। तो परचेज कंसीडरेशन है क्या? परचेज कंसीडरेशन वो प्राइस है जो पे करता है ट्रांसफरी कंपनी, यानी ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी को जो भी अमाउंट पे करता है, जो भी कंसीडरेशन पे करता है फॉर द एमेलमेशन, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी को कितना पे कर रही है फॉर एमेलमेशन? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट होता है। चलिए, अगला जो दूसरा मेथड है दैट इज नेट एसेट मेथड। पर सबसे बड़ी बात है नेट एसेट मेथड हम तभी यूज करेंगे जब हमारा पहला मेथड फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब है कि अगर जो भी उसके लिए डेटा चाहिए वो अगर डेटा पूरा नहीं है, ठीक है, नेट पेमेंट के रिकॉर्डिंग अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, तब हम ये दूसरा मेथड यूज करेंगे, नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड क्या कहता है
नेट एसेट मेथड कहता है, ये देखिए नीचे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, नेट एसेट मेथड कहता है कि परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू, इस मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन क्या है, वो है सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है, यानी वेरियस एसेट जो ट्रांसफरर कंपनी के डिफरेंट एसेट हैं उनमें से हम माइनस करेंगे वेरियस लायबिलिटी। बट हम किन एसेट को इंक्लूड करेंगे, विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट एन अग्रीड वैल्यू, यानी वो एसेट जो ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही है उनको इंक्लूड करेंगे एट एन अग्रीड वैल्यू। और कौन सी लायबिलिटी को इंक्लूड करेंगे, विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी एट एन अग्रीड वैल्यू। तो सन्ड्री एसेट में से सन्ड्री लायबिलिटी को माइनस करिए, यू विल गेट परचेज कंसीडरेशन। बहुत आसान है। तो नेट एसेट मेथड देखिए मैंने यही लिखा है यहाँ पे, नेट एसेट मेथड जो है परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग द अग्रीड वैल्यू ऑफ ओनली दोज एसेट, ऐड करेंगे सारे उन एसेट्स को विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जिनको टेक ओवर कर रही है उन सबको ऐड करेंगे और उसमें से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे उन सारी लायबिलिटी को विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो ये होगा नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन। ठीक, अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, जब अगर हम नेट एसेट मेथड यूज करेंगे तो 5 बातें हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि केवल उन एसेट को ऐड करेंगे, केवल उन एसेट्स को इंक्लूड करेंगे विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जिन एसेट को टेक ओवर कर रही है उन्हीं एसेट को इंक्लूड करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बात हमें ध्यान में रखनी है कि केवल उन लायबिलिटी को डिडक्ट करेंगे विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जिन एसेट को जिन लायबिलिटी को टेक ओवर कर रही है केवल उन्हीं को माइनस करेंगे। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि कैश बैलेंस जो होता है, वैसे तो वो एसेट है, ठीक है, लेकिन अगर कैश बैलेंस को नहीं टेक ओवर कर रहे हैं तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे। अगर दिया है कि ये टेक ओवर कर रहे हैं तो इसको इंक्लूड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं या जो एक्सपेंस विच इज नॉट रिटन ऑफ, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन कमीशन, ठीक है, इस टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए या फिक्टिशियस एसेट, इन्हें नहीं इंक्लूड करेंगे, इसे नहीं ऐड करेंगे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने में। ठीक, तो ये चौथा पॉइंट ध्यान में रखना है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जिसे ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि यहाँ पे एसेट टेक ओवर हो रहे हैं कि पूरा बिजनेस टेक ओवर हो रहा है बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी एसेट्स को टेक ओवर कर रही है कि बिजनेस टेक ओवर कर रही है। अगर बिजनेस टेक ओवर कर रही है तो इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को टेक ओवर कर रही है, और अगर एसेट्स टेक ओवर केवल लिखा है तो इसका मतलब है केवल एसेट्स को टेक ओवर कर रही है, लायबिलिटी को टेक ओवर नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। और एक और आखिरी बात कि ये मेथड तभी यूज करेंगे जब नेट पेमेंट मेथड, बता चुके हैं पॉइंट कि ये जो नेट एसेट मेथड है हम तभी यूज करेंगे जब नेट पेमेंट मेथड फेल हो जाए, नेट पेमेंट मेथड अप्लाई ना हो पाए, तभी ये मेथड यूज होगा। ठीक है, नेट एसेट मेथड तभी यूज होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं अपने फोर्थ मेथड पे। चौथे मेथड का नाम क्या है, इंट्रिंसिक वर्थ मेथड, या जिसको कहते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड। तो ये जो मेथड है ये बस एक स्लाइट वेरिएशन है, नेट एसेट मेथड का एक स्लाइट वेरिएशन है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने नीचे लिख दिया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ पेड कैपिटल ऑफ कंपनी, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का वैसे मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। और इसको, ये बेसिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट विच इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इतनी मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा उसके बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होती है। ये बेसिकली रियल वर्थ बताती है शेयर की। तो परचेज कंसीडरेशन के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर को। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर दी है क्वेश्चन में तो पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो नेट एसेट में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑफ पेड कैपिटल ऑफ कंपनी, तो आपका आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू।
तो दिस इज द फोर्थ मेथड। वैसे ये मेथड रेयरली यूज होता है, इवन बहुत सारी बुक में दिया भी नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, वैसे ये रेयरली यूज होता है। सबसे पहले यूज होता है कौन सा मेथड बताइए? नेट पेमेंट मेथड। सबसे पहले आप यूज करेंगे नेट पेमेंट मेथड, फिर उसके बाद वो अगर नहीं अप्लाई हो पाता है देन यू विल यूज नेट एसेट मेथड, और ये मेथड फोर्थ रेयरली यूज होता है। और जो फर्स्ट मेथड है उसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, उसमें तो डायरेक्टली दिया रहेगा कि लमसम ट्रांसफरी कंपनी ने लमसम 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए इतना पे किया है ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, तो वो तो लमसम मेथड है, उसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। ठीक है, तो दीज वेर द 4 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यही था आज का कंटेंट, आज यही सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आज जो भी मैंने पढ़ाया है। और अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताइए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। ठीक है, और एक बार इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये स्टार्ट कराइए, जैसे स्टार्ट्स के लिए मुझे काफी बच्चे बोल रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काफी स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि स्टार्ट्स पे एमसीक्यू कराइए, बट मैं तो वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। स्टैटिस्टिक की मेरी शायद 23 या 25 लेक्चर में मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी 15-20 वीडियोस है, पूरा सिलेबस कवर किया है। तो एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद अब मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगी। अब शायद 2 लेक्चर और होंगे, 2 या 3 लेक्चर, और हमारा एमल्गेमेशन का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।